Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our second lecture on the topic of biopharmaceutics and pharmacokinetics in course number Pharm 612. We have already covered the basic definitions and basic concept of biopharmaceutics. That is, what is biopharmaceutics, its definition, background, and the role in drug development, and how the drug released from its absorption site and then reach to the systemic circulation and then reach to the site of action, and then what is the elimination process, what is the concept of bioavailability. And now today we are going to continue from the concept of biopharmaceutics. Many factors have been found to influence the rate and extent of absorption and hence time course of a drug in plasma, and therefore its action, and these include the food eaten by the patient and the effect of disease state on drug absorption, and the age of the patient, site of the absorption of the administered drug, the co-administration of other drug, and the physical and chemical properties of the drug, and the dosage form factors, composition, method of manufacturing of dosage form, and the size of the dose and the frequency of the administration all can affect the rate and extent of the drug absorption, means bioavailability. यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने की है कि जो भी ड्रग हम डेवलप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, या जो भी ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका रेट एंड एब्जॉर्प्शन जो होगा, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है. यानी उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. वो क्या वजह हो सकती हैं कि वो पहली चीज़ ये है कि वो किस साइट ऑफ एक्शन तक उसको पहुंचना है और क्या फूड उसने लिया है. फूड्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लें तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन टाइम स्लो हो जाता है. उसकी वजह ये होती है क्योंकि स्टमक जो होता है वो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है हैवी फूड से, हैवी मील से. तो लाजिम बात है, ड्रग जब ऐसी ड्रग जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है तो वो स्टमक से इंटेस्टाइन में देर में आएगी, तो फिर देर में एब्जॉर्ब होगी. इसी तरीके से डिजीज़ स्टेट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ऐसी है जिसमें ड्रग फ्लो स्लगिश हुआ, ब्लड फ्लो स्लगिश हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ब्लड फ्लो जो होता है वो टुवर्ड्स जीआई ट्रैक्ट कम हो जाता है और स्लगिश भी हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है. इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग, कोई दूसरी ड्रग है जिसके साथ ड्रग दी गई है और वो उसने उसके साथ चीलेट बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम सॉल्ट लिया है और उसके साथ टेट्रासाइक्लिन ड्रग लिया है, तो अब टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ चीलेट बना लेगा, जिसकी वजह से जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगी. इसके अलावा ड्रग की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी स्लो है, तो वो जब सॉल्युबलाइज कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी. डोजेज फॉर्म कौन सी है, जैसे अगर सॉल्यूशन फॉर्म में दे रहा है ड्रग तो वो तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी बनिस्बत इसके सॉलिड डोजेज फॉर्म, और किस मेथड से मैन्युफैक्चर की गई है, साइज़ ऑफ द डोज क्या है, बहुत ज़्यादा है या कम है, और किस फ्रीक्वेंसी दी जा रही है. दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, और यानी बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं. नाउ thus a given drug may exhibit differences in bioavailability if it is administered. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि द पॉइंट इज़ दैट कि ड्रग में एग्जिबिट डिफरेंसेस इन बायोअवेलेबिलिटी. एक ही ड्रग है वो बायोअवेलेबिलिटी में डिफरेंसेस शो कर रही है. अगर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. नंबर 1, इन द सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बाय डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने चेंज किया तो फिर जो बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है. फॉर एग्जांपल, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए गिवन ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल एंड इंट्रामस्कुलर रूट, कि एक्वस सोल्यूशन आप दे रहे हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगा बनिस्बत सॉलिड डोजेज फॉर्म के. अच्छा, इसी तरीके से सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट इन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. फॉर एग्जांपल, टैबलेट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स. टैबलेट दी गई या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल दिए गए, दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होगी उसमें फ़र्क होगा, तो फिर उससे उनकी बायोअवेलेबिलिटी में भी फ़र्क आ सकता है. an aqueous suspension administered by
पर ओरल रूट, और वही इसके अलावा एक्वस सस्पेंशन दिया, यानी टैबलेट दिया, हार्ट जेलेटिन कैप्सूल में ड्रग दी, या एक्वस सस्पेंशन दिया, तो तीनों की बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क होगा. सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी हो सकता है सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हैं, सेम डोजेज फॉर्म है बट डिफरेंट फार्मूलेशन और डोजेज फॉर्म. फॉर एग्जांपल डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ ओरल एक्वस सस्पेंशन, यानी ओरल एक्वस सस्पेंशन है लेकिन उनकी डोजेज फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क है. तो अगर हमने थोड़ा बहुत डोजेज फॉर्म में फ़र्क कर दिया तो सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म तो है, लेकिन जो है वो फार्मूलेशन में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यानी इंग्रेडिएंट में हमने फ़र्क कर दिया, तो जो है यानी दोनों एक्वस सस्पेंशन है, यानी दोनों एक सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म में, लेकिन फार्मूलेशन में दोनों की फ़र्क है, यानी इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा हमने फ़र्क कर दिया, तो उसकी वजह से भी बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है. तो लेट अस समराइज कि सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डोजेज फॉर्म सेम है लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग कर दिया, तो बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क आ गया. सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम लेकिन डोजेज फॉर्म डिफरेंट है, तो बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है. सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म ली लेकिन फॉर्मूलेशन डिफरेंट है उनकी, तो फिर उस सूरत में भी बायोअवेलेबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है. नाउ variability in the bioavailability exhibited by given drug from different formulation of same type of dosage form or from different type of dosage form or by different route of administration can cause plasma concentration of a drug to be too high and therefore cause side effect, or too low and therefore the drug will be ineffective. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हम डिफरेंट सेम टाइप ऑफ डोजेज, डिफरेंट फार्मूलेशन, सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म या डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म या डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अगर हम सेम ड्रग दे रहे हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है कि या तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू बी टू हाई, बहुत हाई हो गई, तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ सकती है, साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं. या फिर अगर टू लो है तो ड्रग विल बी इनफेक्टिव, जब उसकी कंसनट्रेशन ही उतनी अचीव नहीं होगी जो कि थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन है, तो फिर उस सूरत में ड्रग का इफेक्ट भी नहीं आएगा. Figure 18.2 shows the plasma concentration time curve following a single oral dose of a drug, indicating the parameters associated with therapeutic effect. तो यहाँ पर फिगर 18.2 को हम देखते हैं, वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको वहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए क्या कंसंट्रेशन टाइम कर्व, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व मेंटेन होना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड फिगर 18.2. ये है, यहाँ पे चल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी प्लाज्मा, और यहाँ है टाइम फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ए सिंगल डोज. सपोज दैट ये ड्रग हमने दी है ओरल फॉर्म में, तो ये ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़नी शुरू हुई और ये 0 से प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैक्सिमम तक आ गई, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन. उसके बाद ये कंसंट्रेशन ड्रग के मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की वजह से कम होती चली गई और धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती चली गई. अच्छा, ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं डॉटेड, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और इसको कहते हैं मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन. जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो इस दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए. अगर ड्रग की कंसंट्रेशन इस लाइन से ऊपर जाएगी तो फिर क्या करेगी, वो सेफ कंसंट्रेशन नहीं रहेगी बल्कि टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगी और हम उसको कहेंगे कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं. और ये जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इससे ड्रग की कंसंट्रेशन ऊपर तक जानी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन इससे ऊपर नहीं जाएगी तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट यानी ड्रग का जो क्लिनिकल इफेक्ट है वो नहीं आएगा. इसलिए इसको इससे ऊपर जाना ज़रूरी है, लेकिन इससे MTC से नीचे या मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन से नीचे रहना चाहिए. इससे ऊपर जाएगी तो टॉक्सिसिटी कॉज होगी और अगर इससे नीचे ही कंसंट्रेशन रहेगी तो ड्रग का कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट डेवलप नहीं हो पाएगा. तो ये है दरअसल ड्रग की कंसंट्रेशन के हवाले से. लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन फेज़ की बात कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं ये यहाँ से ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ के पीक तक जो पहुँची, यहाँ तक का जो फेज़ कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन फेज़. और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड
एलिमिनेशन फेज़ यानी ड्रग का एलिमिनेशन फेज़ है। तो अब यहाँ पे कुछ इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। इस एब्जॉर्प्शन फेज़ में ये ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ इसलिए रही है कि GI ल्यूमिन में ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि ड्रग तेज़ी से एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ाती चली जा रही है। ठीक है, हालांकि इस दौरान भी एलिमिनेशन फेज़ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ड्रग की कंसंट्रेशन उस वक्त बॉडी में इतनी या प्लाज्मा कंसंट्रेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में इतनी कम है और ल्यूमिन में इतनी ज़्यादा है कि वो कंसंट्रेशन का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हाई है कंपेयर टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे पहुँच के पीक पे पहुँच के रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन मीन्स रेट ऑफ ड्रग इनपुट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग आउटपुट यानी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बराबर हो गया, जिसको हम पीक कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी यहाँ पर इस लेवल पे दोनों बराबर हो चुके हैं, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। उसके बाद फिर क्योंकि ल्यूमिन में कंसंट्रेशन कम हो गई है ड्रग की, तो अब एब्जॉर्प्शन अभी भी हो रही होगी इस दौरान जब ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्लाइन है, लेकिन बहुत कम। उसके मुकाबले में एलिमिनेशन, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब एलिमिनेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो जिसकी वजह से ये ग्राफ नीचे की जानिब जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट तक, इस दौरान ड्रग की कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में मेंटेन है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी, यानी इसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं। इस दौरान दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी और थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी आता रहेगा। जैसे ही ड्रग कंसंट्रेशन इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगी, ड्रग का जो क्लिनिकल इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो अब आना बंद हो चुका होगा। सो द ड्रग कंसंट्रेशन शुड बी अवेलेबल इन बिटवीन दिस फेज, यानी ड्यूरेशन जो है वो, और जितना ज़्यादा ये कर्व मेंटेन रहेगा, अगर सपोज दैट ये कर्व यूँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा इस ड्रग का। तो ये जो है बेसिकली थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, ए ड्रग शुड बी लाइक दिस दैट इट शुड हैव सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन and it should cross the minimum effective concentration in the plasma to have therapeutic effect, क्योंकि यहाँ से ये इसको ड्रग का इफेक्ट शुरू हो जाएगा जब ये इसको क्रॉस करेगी। इसी वजह से हम इसको ऑनसेट टाइम भी कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम ऑनसेट टाइम भी कहलाता है। उसके बाद ये फिर ड्रग का इफेक्ट आता जाएगा, यहाँ पे पीक इफेक्ट होगा, फिर ये ड्रग का इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा लेकिन बरकरार रहेगा। लेकिन जैसी ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पहुँचेगी, इस लाइन को टच करके क्रॉस करके नीचे आएगी, फिर ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो द ड्रग इज़ अवेलेबल इन द बॉडी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेकिन ड्रग का इफेक्ट इस दौरान बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। तो पॉइंट रिमेंबर इज़ दैट मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन और CP मैक्स, यहाँ पे रेट ऑफ ड्रग इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग आउटपुट। तो ये पॉइंट जो होगा दिस मस्ट बी रिमेंबर। अच्छा, यहाँ द थेरेप्यूटिक विंडो ऑफ द ड्रग इज कंसंट्रेशन विच आर अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड बिलो द सेफ कंसंट्रेशन। अच्छा, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ये जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, इसके दौरान ये जो ड्रग है, ये जो पीरियड है या ये जो विंडो है, इसको हम कह रहे हैं थेरेप्यूटिक विंडो, कि इसके दरमियान ये थेरेप्यूटिक विंडो है और इनका रेशो थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी कहलाता है। अच्छा, पुअर बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज में रिजल्ट इन पुअर वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी। अगर ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सही नहीं होंगी, मीन्स के अगर हमने ड्रग को सही तरीके से डेवलप नहीं किया और उसकी बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ पुअर होंगी, तो फिर उससे क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, पुअर एंड वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी, मीन्स के एक टैबलेट खाई, उसकी कंसंट्रेशन ये इस तरीके से आई, कर्व ये फॉलो किया, दूसरी डोज ली, उसका कर्व यहाँ से बढ़ते 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 गया और यूँ टॉक्सिक पर आ गया, तीसरी ली वो यूँ चला गया। तो यानी कोई वेरिएबिलिटी होगी बायोअवेलेबिलिटी में, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए डोज टू डोज। डिफ़िकल्टीज़ इन टॉक्साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यानी फिर स्टडी की जो ड्रग की टॉक्साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होंगी वो हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। डिफ़िकल्टीज़ इन बायोइक्विवेलेंस ऑफ फार्मूलेशन, और ड्रग की बायोइक्विवेलेंस नहीं चेक कर सकते फिर, क्योंकि बायोइक्विवेलेंस में हमें यही कर्व तो चाहिए होता है, इसका एरिया अंडर द कर्व और CP मैक्स, तो हम उसी को तो कंपेयर करते हैं बायोइक्विवेलेंस में।
इसके हम बाकायदा टेस्ट भी करेंगे आगे चल के। मल्टीपल डेली डोजिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई डोज टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, कोई डोज इफेक्ट ही नहीं दे रही है, कोई नॉर्मल इफेक्ट दे रही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम, फिर स्पेशल आपको डिलीवरी सिस्टम चाहिए ड्रग के लिए। इसके अलावा लॉन्ग एंड कॉस्टली डेवलपमेंट टाइम एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, ये सब जो है फैक्टर डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से ड्रग का रिस्पॉन्स जो होगा वो नहीं आएगा जो ड्रग का रिस्पॉन्स हमें चाहिए। इसलिए जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ड्रग डेवलपमेंट के दरमियान हमें बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करनी है, डेवलप करनी है, और उसमें कहीं भी किसी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमने ये फर्स्ट चैप्टर अबाउट बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बायोफार्मास्यूटिक्स का कंप्लीट कर लिया, और उसमें जो रोल है रिगार्डिंग बायो अवेलेबिलिटी और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं जो बायो अवेलेबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अनदर चैप्टर ऑफ सेम बुक, ऑल्टन फार्मास्यूटिक्स, चैप्टर 19, दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी फिजियोलॉजी की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई भी ड्रग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, तो जब भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कोई नई ड्रग की या डेवलप कर रहे हैं तो हमें जीआई फिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए जहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। नाउ फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन। अब अगर जब हम इंट्रोडक्शन की बात करें, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम अभी पिछले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग का जो है, यानी द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द इंट्रावेनस रूट ऑफर्स direct access to the systemic circulation, and the total dose administered via this route is available in the plasma distribution to the other body tissues and site of action of the drug. This information we already aware about it, ये भी हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि इंट्रावेनस रूट से जो भी ड्रग दी जा रही है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है, और प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की जो है वो बहुत फास्टली हो जाती है और ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है। What about the other routes? Other routes will require an absorption step before the drug reaches the systemic circulation. इंट्रावेनस के अलावा जो बाकी दूसरे रूट हैं उसमें ड्रग को एब्जॉर्प्शन फेज से गुजरना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ओरल ले रहे हैं, चाहे वो माउथ से एब्जॉर्ब हो रही है या स्टमक से एब्जॉर्ब हो रही है या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है, उसको एब्जॉर्प्शन के फेज से गुजरना पड़ेगा और फिर वो ब्लड में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। सेम इज़ द केस ऑफ स्किन। इफ़ यू आर अप्लाइंग द ड्रग टॉपिकली, द ड्रग शुड क्रॉस द membranes of the skin to reach the systemic circulation. Same is the case of inhaler techniques कि ड्रग जो होगी वो लंग में पहुंचेगी या नेजल कैविटी में जाएगी और वहाँ पर मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो ये जो मुख्तलिफ रूट्स हैं, इवन के इंट्रामस्कुलर अगर हम मसल्स में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ड्रग शुड क्रॉस द मसल्स मेम्ब्रेन्स और द सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इंट्रावेनस के अलावा बाकी तमाम अदर रूट्स में ड्रग को एब्जॉर्प्शन के स्टेप से गुजरना पड़ेगा। द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस एब्जॉर्प्शन विल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट एंड द मेम्ब्रेन बैरियर present at the site or site the drug need to cross reach the systemic circulation. अब the important thing is that कि whatever the route we are selecting, intramuscular, oral, topical, वहाँ पर वो किन membranes को क्रॉस करके ड्रग को अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना पड़ेगा और साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेगी। तो वो उस साइट की फिजियोलॉजी जो होगी दैट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड। वो हमें एज ए बायोफार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट और एज ए बायोफार्मासिस्ट वी शुड अंडरस्टैंड। सो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ दिस स्टडी। हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स की स्टडी का पार्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर आर मैनी ड्रग्स विच एब्जॉर्ब
फ्रॉम द स्किन। अब मसला ये है कि स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें से ड्रग को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना है। देयर आर मैनी एंजाइम्स अवेलेबल इन द स्किन मेम्ब्रेन्स। तो वो क्या होगी कि जैसी ड्रग उसमें से क्रॉस करके उस मेम्ब्रेन में एंटर होगी तो वहाँ पे वो एंजाइम उसको मेटाबोलाइज कर देंगे, और मेटाबोलाइज करने के बाद फिर द ड्रग विच वॉटेवर द ड्रग विच विल रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि मेटाबोलाइज होने से बच गई, तो वो क्वांटिटी उसकी या डोज जो होगी वो कम हो चुकी होगी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बॉडी की डिफरेंट साइड्स हैं वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट भी मुख्तलिफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो पाम्स एंड सोल्स हैं, हमारी जो हाथ की जो हाथ हैं और पाँव हैं उनकी जो यानी पाम्स एंड सोल्स हैं, वहाँ की स्किन बहुत हार्ड होती है और वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत रेयर होती है और बहुत स्लो होती है। जबकि इसके बरक्स जो एब्डोमेन पे स्किन होती है या अंडर आर्म पिट का जो एरिया है वहाँ पर, या जस्ट बिहाइंड द ईयर यानी कान के बिल्कुल पीछे की जानिब जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत थिन होती है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी जो ट्रांसडर्मल ड्रग्स होती हैं वो ईयर के कान के पीछे लगाई जाती हैं ताकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे स्किन थिन होती है और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट is discussed in detail in this chapter. A detailed description of the physiology of some other more important route of administration given in relevant chapter in part 5. The oral route of drug delivery is by far the most popular, for approximately 50% of medicine being given by mouth, mainly because it is natural and convenient for the patient. अच्छा, अब हम सबसे ज़्यादा जो है वो बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, अदर देन इसके यानी दूसरे रूट्स के अलावा। उसकी वजह ये है कि ओरल रूट इज़ द नेचुरल रूट, मोस्ट पॉपुलर रूट। 50% ऑफ द मेडिसिन बीइंग गिवन बाय माउथ, बल्कि 50% से भी ज़्यादा ड्रग जो है वो बाय माउथ ली जाती हैं, बिकॉज इट इज़ नेचुरल एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट एंड इट इज़ relatively easy. इसलिए we will study in more detail about this route. Now here is the picture of GI, gastrointestinal tract physiology and drug absorption. Esophagus, stomach, duodenum, ascending colon, cecum, transverse colon. Here it is transverse colon, it is descending colon, it is sigmoidal colon, and here it is anus. फिर हम यहाँ पे इसको जो है वो ट्रांजिट की अगर हम बात करें, दिस इज स्टमक, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. द ड्रग व्हेन द ड्रग विल रीच इनटू द स्टमक, द ड्रग विल disintegrate into the fine particles, and or the tablet disintegrate into the granules and fine particles. Then drug will come into the solution, and then the absorption phase will start. Some drug, if it is absorbable from stomach, it will absorb from the stomach. If it is not absorbable from stomach, then it will reach to the small intestine, and from here it will absorb. और absorption में क्या होगा, gut wall and hepatic metabolism and then elimination, या फिर intact drug in systemic circulation में आ जाएगी जो कि pharmacologic effect produce करेगी. So this is about the basic concept of drug absorption in GI tract. Now oral dosage form की अगर हम बात करें, oral dosage forms do not need to be sterilized, are compact and can be produced cheaply in large quantities by automatic machines. अच्छा, oral forms जो है वो ड्रग की जो है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ओरल डोजेज फॉर्म को स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसकी वजह ये है कि ये ओरली दी जा रही है, और जो हमारे जो स्लाइवा है उसमें जो एंजाइम्स हैं, स्टमक में जो एसिड है, वो उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं यूजुअली, जो कि फूड में भी हमारे साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और एंजाइम्स भी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी जो जीआई ट्रैक्ट में मौजूद हैं, जिस वजह से इन डोजेज फॉर्म को भी स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ली जा सकती है. इसके अलावा ये चीप होते हैं, यानी इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट का बहुत कम आती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर की जा सकती है बाय ऑटोमेटिक मशीन. अच्छा, नाउ
In this chapter we will discuss about their role. Now physiologic factors influencing oral drug absorption. कौन कौन से physiological factors हैं जो कि oral drug absorption पर असरअंदाज होते हैं. Now first is the gastrointestinal tract is a complex as mentioned in figure 19.1 outlines some main structure involved in and the key physiological parameters that affect the oral drug absorption. Figure 19.1 ये हम देख चुके हैं, ये मौजूद है स्टेप वाइज बिफोर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रैपिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसी डायग्राम की ये बात कर रहे हैं, इसको हम देख चुके हैं. सो in order to gain an insight into the numerous factors that can potentially influence the rate and extent of drug absorption into the systemic circulation, a schematic illustration of the steps involved in release of absorption and a drug from tablet dosage form is presented in figure 19.1. जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पे फिगर 19.2 में मौजूद है. कैसे एक टैबलेट डोजेज फॉर्म ली जाती है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होती है, फिर फाइन पार्टिकल्स में आती है, फिर वो डिसॉल्व होती है और फिर किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है. इट कैन बी सीन फ्रॉम दैट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटैक्ट ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन डिपेंड ऑन ए सक्सेशन ऑफ काइनेटिक प्रोसेस. यानी ये जो पूरा काइनेटिक प्रोसेस है, यानी पूरा जो मूवमेंट का प्रोसेस है ड्रग का, ये किस तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटैक्ट ड्रग को लेकर आता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितना बेहतर अंदाज में सक्सेसफुली पहुंच जाती है साइट ऑफ एक्शन. द स्लोएस्ट स्टेप इन दिस सीरीज विच इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटैक्ट ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा यहाँ से लेके एब्जॉर्प्शन और सिस्टमिक सर्कुलेशन आने तक, वो कहलाएगा रेट लिमिटिंग स्टेप. सपोज दैट अगर डिसइंटीग्रेशन सबसे स्लो हो रही है तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया. अगर ड्रग इन सोल्यूशन स्लो यानी सॉल्युबिलिटी बहुत स्लो है, डिसइंटीग्रेशन तो फास्ट है लेकिन सॉल्युबलाइज देर से हो रही है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा. अगर ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करने में बहुत देर लगा रही है यानी बहुत स्लो हो रही है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप आ जाएगा. और अगर मेटाबोलाइज बहुत तेज स्लोली हो रही है और बहुत स्लोली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग इंटैक्ट फॉर्म में पहुंच रही है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा. तो इसमें से जो भी स्टेप बहुत स्लोएस्ट होगा वो रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा. नाउ द रेट लिमिटिंग स्टेप विल वेरी फ्रॉम ड्रग टू ड्रग, और ये ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग की नेचर ऐसी है कि वो सॉल्युबिलिटी उसकी जीआई ट्रैक्ट में इंट्रिंसिकली बहुत स्लो है, यानी वो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि वो बहुत ही लो सॉल्युबल ड्रग है. तो उस सूरत में फिर वो उसका ये रेट लिमिटिंग स्टेप होगा. कोई ड्रग ऐसी उसकी सॉल्युबिलिटी डिसइंटीग्रेशन भी अच्छी है, सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती, बहुत स्लोली क्रॉस करती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा और ये रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा. तो इसी वजह से यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो वेरी कर सकता है ड्रग टू ड्रग. फॉर ए ड्रग विच हैज़ वेरी पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी वो ड्रग जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल fluid is often the slowest of all the steps, and the bioavailability of the drug is said to be dissolution rate limited. वही वाली बात कर रहे हैं जो मैंने कही अभी कि अगर कोई ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत स्लो है तो फिर उसका डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा, लिहाजा उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो गया, डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड. इन कंट्रास्ट फॉर ए ड्रग दैट हैज़ हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी इट विल डिसॉल्व इट्स डिसोल्यूशन विल बी रैपिड. लेकिन वो ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है वाटर में, उसका डिसोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो जाएगा. बट द रेट एट विच द ड्रग क्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन मे बी रेट लिमिटिंग स्टेप टर्म परमिएबिलिटी लिमिटेड, क्योंकि वो जो मैंने जो ये बात की कि ये जो मेम्ब्रेन होती है जिससे ड्रग को क्रॉस करना होता है, इट इज़ लिपिड इन नेचर, तो फिर ये रेट वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है और लिपिड सॉल्युबल कम है, तो वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर सकेगी, क्योंकि परमिएशन स्लो हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, तो फिर उस ड्रग का डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होगा, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन या परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा.
अदर पोटेंशियल रेट लिमिटिंग स्टेप इंक्लूड द रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। इसके अलावा दूसरे रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो सकते हैं? ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, जो डोजेज फॉर्म दी है उसमें से रिलीज़ किस तरह से हो रही है। दैट कैन बी डिज़ाइन इन केस ऑफ कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म, जैसा कि कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म में होता है कि उसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिलीज होती है। द रेट एट विच द स्टमक एम्प्टीज द ड्रग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ड्रग कितनी, जैसे मैंने एक बात बताई थी आपको कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्टमक से भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग होती हैं जो स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होती, दैट ओनली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर ड्रग जो होगी स्टमक से जितनी देर में इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, तो फिर जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगी वो रेट लिमिटिंग स्टेप के तौर पर कंसिडर होगी यहाँ पे। इसके अलावा द रेट एट विच द ड्रग इज मेटाबोलाइज बाय एंजाइम इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू दैम इनटू द मेसेंट्रिक मेम्ब्रेन। ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि ड्रग जो है वो इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के एंजाइम से भी मेटाबोलाइज हो सकती है। एंड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग ड्यूरिंग द इनिशियल पैसेज थ्रू द लिवर ऑफन टर्म्ड एज फास्ट पाथ इफेक्ट। इसके अलावा ड्रग जो होगी जब पहली दफ़ा ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद मेसेंट्रिक सर्कुलेशन में आएगी और जब लिवर से गुजरेगी उसके बाद, क्योंकि ड्रग हैज़ टू पास फ्रॉम द लिवर, और ड्रग जब लिवर से गुजरेगी तो ड्रग लिवर पे में आने के बाद उस ड्रग पर जो भी इफ़ेक्ट होगा, यानी अगर वो मेटाबोलाइज होगी तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट पास इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्रग जो होगी वो वहाँ से गुजरेगी, तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट। वो ड्रग जो बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती हैं फर्स्ट पास इफेक्ट में, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ड्रग का जो हो वो इफेक्ट हो, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलॉल, उसका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ड्रग के इस फैक्टर को भी, क्योंकि अब फर्स्ट पास इफेक्ट में जब ड्रग ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएगी तो मेटाबोलाइज होने के बाद वो इनएक्टिव यानी ऐसी हो जाएगी कि वो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। बहरहाल ये भी वेरी करता है। अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर वो प्रो ड्रग है और वो लिवर से गुजरने के बाद फर्स्ट पास इफेक्ट में प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है और 100% एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, तो फिर और कोई भी उसके मेटाबोलाइट नहीं होते और वो एक्टिव ड्रग थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये 100% बायोअवेलेबिलिटी है। लेकिन अगर एक्टिव मॉइटी लिवर से गुजरने के बाद बिल्कुल मेटाबोलाइज नहीं हुई और वो इंटेक्ट फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई वहाँ से गुजर के, तब भी 100% बायोअवेलेबिलिटी है। लेकिन फर्स्ट पास इफेक्ट में अगर कुछ ना कुछ ड्रग मेटाबोलाइज हो गई और वो मेटाबोलाइट जो है उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, तो फिर वो ड्रग जो होगी जो मेटाबोलाइज होंगे उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जितनी ड्रग बच जाएगी मेटाबोलाइज होने से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच के अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर एक ड्रग ऐसी है जिसका फर्स्ट पास इफेक्ट एक्सटेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती है, लाइक 50-60% ड्रग इज़ मेटाबोलाइज, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो वो ड्रग जो होगी वो मेटाबोलाइट ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी एक्टिव फॉर्म कम रह जाएगी, एक्टिव मॉइटी कम रह जाएगी और फिर उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनके जो मेटाबोलाइट होते हैं उनका भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, तो वो अगर फर्स्ट पास इफेक्ट में उनका मेटाबॉलिज्म हो भी रहा है और उसके मेटाबोलाइट बन भी रहा है तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट ड्रग जो थी इंटैक्ट ड्रग उसका भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा और उसके जो मेटाबोलाइट होंगे उनका भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा। इसलिए ओवरऑल थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो आपने टारगेट किया हुआ है वो मिल जाएगा। बहरहाल ये भी ड्रग टू ड्रग, सॉल्ट टू सॉल्ट वेरी करता है, तो जब भी हम ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हो तो हमें इस फैक्टर को भी अंडर कंसिडरेशन रखना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ सेकेंड लेक्चर. Soon we will come back with third lecture. Thank you very much.